हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग ने डेरिवेशन की लास्ट एक्सरसाइज की थी जिसमें हमने पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन सीखा। अब आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का चैप्टर 6 है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। वैसे तो डेरिवेशन के बहुत से एप्लीकेशन है, बहुत सी चीजें हैं जिनको हम डेरिवेशन के हेल्प से बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो वन बाय वन आज से हम लोग देखेंगे। 2-3 क्लासेस हमारी इसी के ऊपर बेस्ड होगी जिसमें हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो है रेट ऑफ डेरिवेटिव का है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे कि बहुत सी चीजें होती हैं वो दूसरे पैरामीटर पर डिपेंड करती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कि अगर एक सर्किल है तो सर्किल के 3 पैरामीटर्स होते हैं। एक आपका सर्किल का सरकमफ्रेंस हो गया, इसकी वैल्यू 2 पाई r होती है। एरिया हो गया जो पाई r स्क्वायर होता है। हम क्या देख रहे हैं कि अल्टीमेटली सरकमफ्रेंस भी रेडियस पर डिपेंड कर रहा है और एरिया भी सरकमफ्रेंस पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर रेडियस की वैल्यू में कोई चेंज आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि सरकमफ्रेंस और एरिया पे की वैल्यू पे भी चेंज आएगा। इसी को कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। मतलब अगर एक फंक्शन किसी वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है तो वेरिएबल की वैल्यूज में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से फंक्शन में जो चेंज आता है दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ऐसे मान लीजिए कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है। अब इसके दोनों के ऊपर डिपेंड करता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 2l प्लस b। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है l इंटू b। तो क्या देख रहे हैं कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया दोनों चीजें लेंथ और ब्रेड्थ पे डिपेंड कर रही हैं। तो लेंथ और ब्रेड्थ पे जब डिपेंड कर रही है तो लेंथ या ब्रेड्थ में से किसी भी एक वैल्यू में अगर हम कोई चेंज करते हैं तो पेरीमीटर भी चेंज होगा और एरिया भी चेंज होगा। लेंथ में चेंज करेंगे तब भी पेरीमीटर और एरिया चेंज होगा, ब्रेड्थ में चेंज करेंगे तब भी पेरीमीटर और एरिया चेंज होगा। तो आपका एरिया और पेरीमीटर लेंथ और ब्रेड्थ पे डिपेंड कर रहा है। तो इसी तरीके से जब डिफरेंट वेरिएबल्स पे एक फंक्शन डिपेंड करता है तो उस वेरिएबल की चेंज की वजह से फंक्शन में जो चेंजेस आते हैं वो आपका कहलाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। आई बात समझ में? अब हम लोग इस एक्सरसाइज में कुछ एग्जांपल के हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 एनसीईआरटी का दिया हुआ है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है कि हमें एक सर्किल का एरिया किस तरीके से चेंज हो रहा है ये बताना है, जबकि ये दिया हुआ है कि इसका रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एरिया इज इक्वल टू सॉल्यूशन इसका एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो क्या करते हैं रेडियस के रिस्पेक्ट में दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा dA बाई dr इज इक्वल टू 2 पाई r। अब r की वैल्यू क्या है? 5 दी हुई है, पुट कर दीजिए। तो dA बाई dr एट r इज इक्वल टू 5 पे आपका हो जाएगा 2 पाई इंटू 5 यानी कि dA बाई dr r इज इक्वल टू 5 पे आपका आ जाएगा 10 पाई पर सेकेंड।
क्योंकि पर सेकेंड में पूछा गया यहाँ पे, यानी कि अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो उस केस में पर सेकेंड सर्किल का एरिया जो है वो 10 पाई चेंज होता रहेगा। तो इस तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व किए जाएंगे। आई बात समझ में बच्चों? अब इसी तरीके से एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 एनसीईआरटी का है, द वैल्यू ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 9 क्यूबिक पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब किसी क्यूब का वॉल्यूम है वो 9 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर यानी कि 9 सेंटीमीटर क्यूब एक सेकंड में जो है वो इंक्रीज कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मानिए कि इनिशियल में अगर वॉल्यूम जो है मान लीजिए 100 है तो एक सेकंड के बाद क्या हो जाएगा 100 प्लस 9 हो जाएगा। 2 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा 100 प्लस 9 हो जाएगा। मतलब कि जो क्यूब का वॉल्यूम है वो हर एक सेकंड में 9 क्यूबिक सेंटीमीटर बढ़ रहा है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। अगर क्यूब की लेंथ जो है एज की लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है तो आपको ये बताना है कि उसका सरफेस एरिया किस तरीके से चेंज होगा। बहुत आसान है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब इसमें दिया हुआ है चेंज इन वैल्यू यानी कि dv by dt की वैल्यू दे रखा है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। पूछ क्या रहा है, सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज करेगा यानी कि ds by dt, ये हमको इवैल्यूएट करना है। और a इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो जैसा कि बच्चों क्यूब का वैल्यू क्या होता है v इज इक्वल टू a क्यूब, साइड का क्यूब होता है यानी कि v इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है a क्यूब। अब क्या करते हैं, दोनों साइड में हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा dv by dt is equal to 3a square dA by dt। अब dv by dt की वैल्यू कितनी दी हुई है 9 is equal to 3, a की वैल्यू कितनी है 10 into dA by dt। जब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो dA by dt is equal to हो जाएगा 9/3 into 100, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 यानी कि 3/100 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्योंकि जब वॉल्यूम आपका 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड चेंज हो रहा है तो उस केस में जो लेंथ ऑफ एज है वो 3/10 सेंटीमीटर पर सेकेंड चेंज हो रही है। अब निकालना क्या है बच्चों को ds by dt। तो एज वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो यहाँ पे लैटरल सरफेस या टोटल सरफेस की कोई बात नहीं की गई है तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया लगाएंगे। तो सरफेस एरिया s इज इक्वल टू होता है 6a स्क्वायर। अब क्या कीजिए इसको फिर t के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ds by dt इज इक्वल टू हो जाएगा 6 into 2a into dA by dt यानी कि ds by dt is equal to 6 into 2 into 10 और dA by dt कितना है 3/100। तो ये एक जीरो से कट जाएगा आपका और ये आपका हो जाएगा 36/10 यानी कि सिंपली हम लिख सकते हैं ds by dt is equal to 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि सरफेस एरिया स्क्वायर में होगा। तो बहुत ही आसान था।
पहले जो dv by dt था उसकी हेल्प से हमने dA by dt निकाल लिया, फिर सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है, फार्मूला पुट करके dA by dt और a की वैल्यू पुट कर दी डिफरेंशिएट करके, हमारा आंसर जो आ गया वो 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ गया। मतलब सिंपल सा कहने का ये है कि जब एक सेकेंड में वैल्यू जो है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर इंक्रीज होगा तो उस केस में सरफेस एरिया जो है वो 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इंक्रीज होगा। मतलब वैल्यू 9 क्यूबिक सेंटीमीटर इंक्रीज होगा और एरिया सरफेस एरिया जो होगा वो 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर एक सेकेंड में इंक्रीज होगा। इस तरीके के क्वेश्चन जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के होते हैं। बच्चों आइए हम लोग एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है अ balloon which always remains in spherical has a variable radius, find the rate at which its volume is increasing with the radius is 10 centimeter। कहा जा रहा है एक बैलून है, मतलब गुब्बारा है जो हमेशा स्फेरिकल शेप में होता है, जिसका वेरिएबल रेडियस जो है वो वेरिएबल है। आपको उसका वॉल्यूम बताना है जब उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर होगा। तो बहुत ही आसान है सॉल्यूशन इसका। जैसा कि हम लोग जानते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्या करेंगे, रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dv बाई dr इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r स्क्वायर। 3 आपका कैंसिल हो गया, यानी कि dv बाई dr इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस कितना बोला गया है 10 सेंटीमीटर, यानी कि dv बाई dr एट r इज इक्वल टू 10 पे 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर, यानी कि dv बाई dr इज इक्वल टू 400 पाई। क्योंकि वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब और रेडियस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सेंटीमीटर। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा था। आपका इसमें रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया था, शेप जो है उसका स्फेरिकल है, इसलिए वॉल्यूम जो हो जाएगा वो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। इसको आर रेडियस के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dv बाई dr इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3r स्क्वायर। ये 3 कैंसिल हो गया। इट मींस dv बाई dr इज इक्वल टू 4 by pi r square, then put the value of r is 10, then dv by dr is equal to 400 pi centimeter cube per second। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी का। अब हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व x6y is equal to x cube plus 2. Find the point on the curve at which y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate। कर्व दिया हुआ है, कर्व का इक्वेशन है 6y is equal to x cube plus 2। आपको बताना है कि इस कर्व पे किस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट जो होगा वो x कोऑर्डिनेट के कंपैरिजन में 8 टाइम फास्ट मूव करेगा। 8 टाइम फास्ट मूव करने का मतलब ये है कि y कोऑर्डिनेट को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, क्योंकि टाइम की बात कर रहा है, फास्टर टाइम की बात कर रहा है, और x कोऑर्डिनेट को भी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। और dy by dt जो है वो 8 टाइम फास्टर दैन dx by dt है। इट मींस dy by dt इज इक्वल टू हो जाएगा 8 dx by dt। तो बहुत सिंपल है, उसके बाद सॉल्व किया जाएगा। जैसे हमारा ये इक्वेशन दिया हुआ है कर्व का जो हमारा इक्वेशन है वो है 6y
इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट both side with respect to t। t के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 dy by dt is equal to 3 x square dx by dt plus 0। यानी कि हम इसको लिखें, ये हो जाएगा आपका 6 dy by dt is equal to 3x square dx by dt। अब जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, वो 8 टाइम फास्टर है। इसका इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि dy by dt जो है वो 8 dx by dt के बराबर है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, dy by dt की जगह 8 dx by dt पुट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका 6 into 8 dx by dt is equal to 3x square dx by dt। तो dx by dt कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। It means x square is equal to 2 8 जा 16, x is equal to plus minus 4। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4। अब ये जो आपका इक्वेशन है इसमें x की वैल्यू जब हम पुट कर देंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपका y is equal to है x cube plus 2 upon 6। यानी कि एक बार x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, +4। तो यानी कि +4 + 2 upon 6। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 का क्यूब 64 + 2 यानी कि 66 upon 6। ये आपका हो गया 11। यानी कि एक कोऑर्डिनेट जो हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा 4, 11। फिर क्योंकि यहाँ पे x की दो वैल्यू 2 आई है यानी कि -4 भी पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू -4 का क्यूब प्लस 2 upon 6। यानी कि y इज इक्वल टू हो जाएगा ये -66 + 2 -64 upon 6। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। यानी कि ये आपका आ जाएगा -32 upon 3। यानी कि दूसरा पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा -4 into -30 -32 upon 3। तो इस तरीके से दो कोऑर्डिनेट होंगे ऐसे इस कर्व के ऊपर, जहां पे y कोऑर्डिनेट जो होगा x कोऑर्डिनेट के कंपैरिजन में 8 टाइम फास्टर होगा। बहुत सिंपल सा था, एक बार फिर से समझ लीजिए कि 6y = x³ + 2 दिया हुआ है। आपने क्या किया, t के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया तो 6 dy by dt is equal to 3x square dx by dt plus 0 हो गया। अब क्या करेंगे, dy by dt की जगह हम 8 dx by dt पुट कर देंगे यहाँ पे। तो 6 into dy by dt की जगह 8 dx by dt is equal to 3x square dx by dt हुआ। अब dx by dt दोनों तरफ से कैंसिल हो गया और ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया। इट मींस x square is equal to 16, x is equal to ±4। अब ये जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है 6y is equal to x³ + 2, इसमें जो हमने x की वैल्यू जब +4 पुट किया तो y की वैल्यू 11 आ गई। यानी कि एक कोऑर्डिनेट हो गया 4, 11। और इसमें जो हमने x की वैल्यू -4 पुट किया तो y की वैल्यू -32 upon 3 आ गई। यानी कि जो दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो -4, -32/3। तो इस तरीके से ये दो कोऑर्डिनेट होंगे जहां पे ये गिवन कर्व जो है, जहां पे इस गिवन कर्व का y कोऑर्डिनेट जो है x कोऑर्डिनेट के कंपैरिजन में 8 टाइम फास्टर मूव करेगा।
ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है। अब देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है। द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज associated with the production of X unit of a product is given by Rx is equal to 13x square plus 26x plus 15. Find the marginal revenue when X is equal to 7. क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो टोटल रेवेन्यू मतलब जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, जिसकी X यूनिट अगर बनाई जा रही है तो उसी पे डिपेंड कर रहा है कि कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। अगर x यूनिट बन रहा है तो रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। अब आपको बताना है कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा जब x की वैल्यू 7 होगी। तो मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है वो होता है जो टोटल रेवेन्यू दिया होता है उसी का डिफरेंशिएशन। ठीक, मतलब x की वैल्यू जो भी दी हुई है, मतलब जिस भी वेरिएबल के टर्म में रेवेन्यू दिया हुआ है उसी के टर्म में उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो जैसे ये आपका rx दिया हुआ है तो मार्जिनल रेवेन्यू जो हो जाएगा वो r डैश x, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि dy by dx 3x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। It means 13 to the 6, so 26x plus 26। अब इसमें क्या करें हम x की वैल्यू पुट कर दें तो मार्जिनल रेवेन्यू जो जाएगा at x is equal to 7 बोला गया है तो 7 पुट कर दीजिए यानी कि 26 into 7 plus 26। तो ये आपका हो जाएगा 7 6 जा 42, 7 2 जा 14 और 1 7 2 जा 14 और 4 हो गया 18 प्लस 26 यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू जो आ जाएगा आपका वो 208 रुपीज आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है बहुत आसान होता है। जैसे आपको रेवेन्यू का कांसेप्ट नहीं समझ में आता है, से कॉमर्स के जो बच्चे होंगे उनको तो रेवेन्यू का कांसेप्ट समझ में आता है, लेकिन जो प्योर साइंस के बच्चे होंगे उनको जैसे रेवेन्यू का कांसेप्ट नहीं समझ में आता है। तो बस इतना इसका जो ट्रिक है कि ये जो भी वैल्यू आपकी दी हुई है इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके x की जो गिवन वैल्यू है उसके अंदर पुट कर दीजिए। जो आंसर आएगा वो आपका हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू ही आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बच्चों सॉल्व किया जा सकता है, बहुत ही आसान था। अब आप लोग जो भी कॉन्सेप्ट हमने बताया है यार इसके बिहाफ पे या इसके बेसिस पे जो है एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू क्लास।